ओके, तो आज है हमारा क्लास 10th का फिज़िक्स का एनसीईआरटी का चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी, उसकी बैंक एक्सरसाइज, एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज। तो इससे पहले आपको सभी को थ्योरी वाला जो वीडियो है हमारा, थ्योरी एंड एक्सप्लेनेशन वाला, वो देख लेना चाहिए ऑफ कोर्स, ताकि फॉर्मूलाज और कंसेप्ट्स एक बार रिवाइज़ हो जाएं। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले जो हमारे क्वेश्चंस हैं इसमें वो एमसीक्यू टाइप हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक आर रेजिस्टेंस की वायर है। ओके, एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस है आर, उसके अपने 5 इक्वल पीसेस कांटे, 1 2 3 4 5। तो हर एक छोटे पार्ट का जो रेजिस्टेंस होगा वो 1/5 हो जाएगा R/5, क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जितनी लेंथ कम होगी उतना ही रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है ना। किसी को याद नहीं है तो मैं लिख देता हूँ, ρL/A, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो एक छोटी वायर का रेजिस्टेंस हो गया R/5, और आपने इन सारे 5 छोटे छोटे पार्ट्स को, छोटे छोटे रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में लगा दिया, ठीक है। पैरेलल में कनेक्ट किया, 1 2 3 4 5। ये 5 आप रेजिस्टेंसेस की तरह समझोगे, ठीक है ना। ये रेजिस्टेंसेस हैं और कितनी वैल्यू के हैं, तो R/5 ईच। तो इसका कंबाइंड रेजिस्टेंस पहले इन्होंने पूछा है, फिर उसका रेशो पूछा है। तो वैसे तो आप लोगों को फॉर्मूला पता ही है, 1/R1 + 1/R2, ऐसे करके 1/R आता है, फिर उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। लेकिन जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ ऐसे शॉर्टकट्स, कुछ ऐसे छोटे मेथड्स जो एमसीक्यू के लिए हेल्पफुल होते हैं, जो वहाँ हेल्पफुल होते हैं जहाँ पे आपको स्टेप्स नहीं लिखने होते, जहाँ पे स्टेप्स का कोई मार्क्स नहीं होता। एमसीक्यू में स्टेप्स का कोई रोल नहीं है, आपको तो सीधा आंसर टिक करना है, वहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन तो देने की ज़रूरत है नहीं। ऐसे ही कुछ और भी क्वेश्चंस अभी आएंगे आगे, जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन या स्टेप्स हर एक नहीं लिखना होता है, वहाँ पे हम स्टेप्स कम कर सकते हैं, तो वहाँ पे ये शॉर्टकट्स मेथड चल जाते हैं। ओके, तो R/5 वैल्यू ईच के 5 रेजिस्टेंसेस अगर पैरेलल में लगाते हैं तो हमारे पास एक डायरेक्ट मेथड है R'। इसका कंबाइंड रेजिस्टेंस हमने अज्यूम किया है, इनफैक्ट बुक में गिवन है कि इसका जो कंबाइंड है वो R' है। तो जो भी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू है, ये जो 5 आपने लगाए हैं, उसमें जो एक रेजिस्टेंस की वैल्यू है उसको टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस से डिवाइड करना है। जैसे आपने अगर 10 ओम के 5 रेजिस्टेंसेस लगाए पैरेलल में, 10 ओम 10 ओम 10 ओम ऐसे करके 5 लगाए, तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, 10/5, ठीक है। एक रेजिस्टेंस की वैल्यू को नंबर ऑफ रेजिस्टेंस से डिवाइड। अच्छा, अगर ये ऐसे ही 5 रेजिस्टेंस R/5 वैल्यू के सीरीज़ में लगे होते तो 5 से डिवाइड ना करके मल्टीप्लाई करते, जितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस हैं उससे मल्टीप्लाई। ओके, एक और जैसे छोटा एग्जांपल, जैसे सपोज 6 ओम के 2 रेजिस्टेंसेस हैं पैरेलल में, तो 6/2 3 वैल्यू आई। अगर यही 6 ओम के 2 रेजिस्टेंस सीरीज़ में होते तो 6 × 2 12। ओके, तो ये हो गया हमारा R/25। अच्छा, मतलब मुझे लगता नहीं है कि किसी को यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, लेकिन पता है मैंने कई तरह के स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं पर्सनल ट्यूशन में, तो देखा है मैंने कई बार 10th लेवल तक भी कुछ बच्चों के बहुत बेसिक से कंसेप्ट वीक रह जाते हैं। मुझे फील आया तो मैं 2 मिनट में बस ये बता देता हूँ कि अगर किसी को ये प्रॉब्लम आती है कि फ्रैक्शन के अंदर फ्रैक्शन होता है तो उसे कैसे हैंडल करते हैं, ये 5 इस 5 में मल्टीप्लाई होगा कि इस R में मल्टीप्लाई होगा। तो एक बेसिक वाला तरीका जो बचपन में हम करते थे वो भी आप कर सकते हो, कि R/5 को आपने 5 से डिवाइड करना था, ऐसे, है ना। तो आप क्या करते थे बेसिक प्राइमरी क्लासेस में, कि इस डिवीजन को मल्टीप्लाई बना के इसका रेसिप्रोकल कर देते थे, ऐसे। तो एक तो ये तरीका है, और अगर आप थोड़ा सा इससे बचना चाहो तो जो मेन फ्रैक्शन था उसकी लाइन को बड़ा रखो, ऐसे। और जो फ्रैक्शन, देखो ऊपर वाला न्यूमरेटर का फ्रैक्शन तो कंप्लीट है, जो नीचे वाला फ्रैक्शन है वो कंप्लीट नहीं है, तो उसे /1 करके कंप्लीट कर लो। तो सबसे नीचे वाला नंबर सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होता है, बीच वाले आपस में।
ओके, मुझे लगा कि मे बी किसी का वीक हो, क्योंकि ये चीज़ें आगे फिर डिस्टर्ब करती हैं, तो अच्छा है कि हम अभी क्लियर कर लें। तो इन्होंने पूछा था आर डैश, अब आर अपॉन आर डैश की वैल्यू, आर अपॉन आर डैश। देखो आर डैश को अब वहाँ 25 को यहाँ ले आओगे तो 25:1, ऑप्शन डी। ओके, सेकंड पार्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज़ नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन अ सर्किट। आपको इलेक्ट्रिकल पावर के फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। 3 फॉर्मूलाज हैं, चेक करो कि इन 4 में से कौन से 3 फॉर्मूलाज हैं और कौन सा एक है जो नहीं है एक फॉर्मूला। तो मैं लिख देता हूँ, वैसे आपको याद होगा ऑलरेडी, v² अपॉन आर, I² आर एंड VI। इसमें अगर आप टाइम मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो हीट एनर्जी डेवलप्ड आ जाएगी। तो IR² जो बी ऑप्शन है वो हमारा आंसर होगा, क्योंकि वो इन फॉर्मूलाज में नहीं आता है। ओके, इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन है थर्ड, कि आपको एक बल्ब दिया है, इलेक्ट्रिक बल्ब, उसके ऊपर एक रेटिंग पड़ी हुई है, उसके ऊपर एक रेटिंग है। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि हमारे पास एक बल्ब है जिसके ऊपर रेटिंग है 220 वोल्ट 100 वाट। तो इसको पहले हम ये समझ लेते हैं कि जब भी किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस पर, जब आप मार्केट से कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस लाते हो, कुछ भी बल्ब, हीटर, गीज़र, एनीथिंग, जो भी इलेक्ट्रिकल फ़ैन वगैरह कुछ भी जब आप लाते हो, तो उसके बॉक्स के ऊपर आप नोटिस करना आपको एक रेटिंग मिलती है, जहाँ पे प्राइस MRP वगैरह लिखे होते हैं, वहीं पे आसपास एक रेटिंग होती है ऐसी कुछ। उस पे होता है 220 वोल्ट, एक छोटा सा डैश लगा के, समथिंग वॉट, 10 वॉट, 20 वॉट, 100, 1000, जो भी ऐसे, या किलो वॉट में। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि अगर आप उसे 220 वोल्ट की सप्लाई पर, यानी 220 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे यूज़ करोगे, जो आप बैटरी लगा रहे हो, या फिर जो हमारे घरों में इंडिया में जो सप्लाई आती है करंट की, वोल्टेज की, पोटेंशियल डिफरेंस की, वो 220 वोल्ट की आती है। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता है, बट वो 220 रहता है। तो लेकिन वो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। हो सकता है हम 220 वोल्ट की बैटरी यूज़ कर रहे हों, जैसा भी। तो अगर आप उसे 220 वोल्ट के वोल्टेज पे, पोटेंशियल डिफरेंस पे यूज़ करोगे, तो वो डिवाइस 100 जूल 1 सेकेंड में एनर्जी खर्च करेगा, या 100 वॉट की पावर कंज्यूम करेगा। ये इसका मीनिंग होता है। लेकिन अगर 220 वोल्ट के अलावा किसी और पे यूज़ करोगे, 100 वोल्ट पे, 110 वोल्ट पे, या किसी और पे, तो फिर इतनी पावर कंज्यूम नहीं करेगा, फिर कुछ और करेगा। ऑफ कोर्स अगर कम वोल्टेज पे यूज़ करोगे तो वो कम पावर यूज़ करेगा। जैसे एक बल्ब है ना, तो आपने उस बल्ब को 220 पे जलाया तो वो ब्राइट हुआ। आपने उसकी वोल्टेज, जैसे वोल्टेज डाउन हो जाती है कभी कभी हमारे घरों में, तो वोल्टेज अगर कम यूज़ की तो उसमें करंट कम गया और उसकी पावर कंज्यूम घट गई, उसकी ब्राइटनेस भी कम हो गई। तो इस वोल्टेज पे अगर आप उसे यूज़ करोगे तो इतनी वॉट पावर वो कंज्यूम करेगा, ये इसका मीनिंग होता है। अब क्वेश्चन ये है हमारा कि अगर ये रेटिंग उस पर पड़ी है और आप उसे 110 वोल्ट पे यूज़ कर रहे हो, 110 वोल्ट पे, तो वो कितनी पावर कंज्यूम करेगा ये निकालो। तो देखो, इसके लिए हमारे पास एक तो सीधा सा फॉर्मूला है, सीधा सा मेथड है, पावर का वोल्टेज के साथ फॉर्मूला यूज़ कर लो, ठीक है। लेकिन पता है यहाँ पे, जैसे मैंने बोला कि बाकी सभी सब्जेक्ट्स एक तरफ, फिज़िक्स का ये जो एस्पेक्ट है ये एक अलग चीज़ है बिल्कुल, कंसेप्ट्स। जब तक आप उसको थरोली, पूरा अच्छे से बारीकी में जाके टॉपिक को नहीं समझोगे, तब तक आप उससे रिलेटेड हर तरह के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा डिटेल में जाने के लिए 2 तरह के मेथड डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे मैंने बोला कि आप लोग इसको नोट्स की तरह वीडियो को बनाओ और देखो। तो अब आप यहाँ पे 2 चीज़ें नोट डाउन करना कि जब भी यहाँ पे ऐसी रेटिंग वाला कोई क्वेश्चन आता है, तो जैसे मैंने बोला कि अगर इतनी वोल्टेज पे यूज़ करोगे तो इतनी पावर खर्च होगी, किसी और वोल्टेज पे कुछ और करंट और कुछ और पावर खर्च होगी। लेकिन एक चीज़ है, एक फिज़िकल क्वांटिटी होती है उस डिवाइस की जो कभी चेंज नहीं होगी, चाहे आप उसे कितनी भी वोल्टेज पे, कितने भी करंट के साथ यूज़ करो, रेजिस्टेंस।
फैक्ट्री ने उस बल्ब को जैसा मैन्युफैक्चर करके निकाला, उस डिवाइस को, जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, जैसा भी वो बनकर आया है तैयार होकर, उसके अंदर जो वायरिंग है या जो भी उसका स्ट्रक्चर है, सर्किट है, उसका रेजिस्टेंस फिक्स है। वो वोल्टेज कितनी आप उसमें दे रहे हो, कितना उसमें करंट चल रहा है, कितनी ब्राइटनेस, कितनी पावर कंज्यूम हो रही है, इन पे डिपेंड नहीं करता है ना। अभी हमने फॉर्मूला लिखा था पीछे, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल अपॉन है, वो लेंथ पे, एरिया पे, रेजिस्टिविटी यानी उसके मटेरियल पे, टेम्परेचर पे, इस पे डिपेंड करता है। तो जब तक वोल्टेज वगैरह चेंज हो रहे हैं तो रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले रेजिस्टेंस ही निकाल लेते हैं इससे। तो आपको फॉर्मूला याद होगा, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, तो R इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी हो जाता है। V कितना है 220 इंटू 220 अपॉन पावर इज़ 100, 484 ओम। ये आ गया रेजिस्टेंस। अब इन्होंने पूछा था कि अगर हम इसे 110 वोल्ट पे यूज़ करें तब कितनी पावर कंज्यूम करेगा। तो इसी फॉर्मूले को एक बार फिर से अप्लाई कर देते हैं कि पावर इज़ इक्वल टू, अब हम 110 वोल्ट पे यूज़ कर रहे हैं तो दिस मच, 484 को ना मैं 22 इंटू 22 लिख देता हूँ, जिससे कि ये आराम से कैंसिल हो जाएंगे। तो नीचे आया 4, ऊपर था 100, यानी 25 वॉट ये कंज्यूम करेगा। अब आते हैं अपने दूसरे वाले मेथड। ये थोड़ा छोटा पड़ेगा आपको, लेकिन इसको समझना ज़रूरी था क्योंकि कई क्वेश्चंस में आप यहाँ से भी शुरू करोगे। जैसे मैंने बोला कि पावर का फॉर्मूला, पावर, ये पावर है और ये वोल्टेज है, तो पावर का वोल्टेज के साथ एक यूनिटरी मेथड बना लो, जैसे हम करते थे बचपन में कि 220 वोल्ट पे 100 वॉट कंज्यूम कर रहा है तो 110 वोल्ट पे कितनी वॉट कंज्यूम करेगा। लेकिन उसके लिए आपको ये चेक करना पड़ेगा कि पावर और वोल्टेज आपस में रिलेटेड कैसे हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इन्वर्स प्रोपोर्शन, स्क्वायर टाइम्स रूट टाइम्स जैसे। तो उसका फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला जिसमें वोल्टेज आती है, दो होते हैं, एक होता है ये और एक होता है ये, पावर इक्वल टू वी आई, पी इक्वल टू, और एक होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। अब इसके हिसाब से चलेंगे तो पावर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। अगर आपने वोल्टेज को हाफ़ किया तो पावर भी हाफ़ हो जानी चाहिए। तो कोई बच्चा ये लिख देगा कि पावर पहले 100 थी, अब हाफ़ हो गई, 50 हो गई, लेकिन वो गलत है। इसके हिसाब से चलेंगे तो पावर उतनी ही कम होगी जितना हमने जिस प्रोपोर्शन में वोल्टेज को किया है, लेकिन स्क्वायर टाइम्स। जैसे आपने वोल्टेज को हाफ़ किया, b को अगर अपॉन 2 करोगे तो स्क्वायर होने की वजह से वो अपॉन 4 हो जाएगा, तो पावर 1/4 हो जाएगी। 100 का 1/4 25 जो आ रहा था आंसर। इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला वैलिड है। तो फिर वो उसमें क्या प्रॉब्लम है, ये मैंने कुछ वीडियोस में अपने बता रखा है ऑलरेडी। ये क्लास 9th से शुरू होकर क्लास 12th तक आपके काम आने वाली चीज़ है और बहुत बेसिक सी चीज़ है। आप इसको कहीं भी अपनी लैंग्वेज में इसको अपनी कॉपी पे नोट डाउन करके रखो कि जब भी आपके सामने कोई 3 क्वांटिटी वाले फॉर्मूले आते हैं, P इक्वल टू वी आई, V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ पढ़ा था पिछले उसमें आपने 9th में, F इक्वल टू एम में पढ़ा था, मोमेंटम P इक्वल टू एम वी पढ़ा था। अभी आगे भी और बहुत सारे फॉर्मूला आएंगे जिसमें 3 क्वांटिटी ऐसे दी होती हैं, ठीक है ना। तो जब भी आपको 3 क्वांटिटी वाले फॉर्मूलाज आते हैं तो हमेशा ध्यान रखना है कि उन तीनों में एक क्वांटिटी कांस्टेंट होती ही है, होनी ही चाहिए। बाकी दोनों वेरिएबल होती हैं, तीनों कांस्टेंट नहीं हो सकती, तीनों वेरिएबल नहीं हो सकती। इनमें एक वेरिएबल होनी चाहिए और एक कांस्टेंट होनी चाहिए, 2 वेरिएबल होनी चाहिए और एक कांस्टेंट होनी चाहिए। अभी मैंने बोला था आपको कि जैसे जैसे पावर कंज्यूम होगी, वोल्टेज जैसे जैसे आप चेंज करोगे उसके हिसाब से करंट चेंज होगा और उसके हिसाब से पावर चेंज होगी। तो ऐसे तो यहाँ पे तीनों ही वेरिएबल हो गए। इस फॉर्मूले को हम यूजेबल नहीं मानेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि तीनों क्वांटिटी वेरिएबल हो नहीं सकती, मैं कह रहा हूँ होनी नहीं चाहिए। आपका जब यूज़ करना हो आपको तो उस फॉर्मूले को यूज़ करना है जिसमें तीनों वेरिएबल ना हो, एक कांस्टेंट हो। तो उस हिसाब से हमारा ये बनता है। जैसे मैंने आपको बोला कि रेजिस्टेंस वेरिएबल नहीं होगा इस सिचुएशन में। आप वोल्टेज चेंज करोगे तो उसकी वजह से करंट और पावर चेंज हो जाएगी, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। ओके, तो इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। और इस हिसाब से मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही दिया कि अगर ये पावर है आपकी, अच्छा इसको प्रॉपर लिखने का तरीका भी मैं बता देता हूँ। वैसे तो आप इसको जैसे मैंने ओरली एक्सप्लेन किया था ऐसे ही आप मेंटली करके या रफ में करके कैलकुलेशन और सीधा आंसर लिख सकते हो। मैं को फिर से याद दिला देता हूँ कि अगर जो पावर है वो v² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। v को अगर आपने अपॉन 2 किया तो वो
पावर अपॉन 2 नहीं होगी, उसका स्क्वायर हो रहा है v का, इस वजह से वो 2 4 हो जाएगा, तो पावर 1/4 होगी, और पहले थी 100, उसका 1/4 हो गया 25, तो आंसर आ जाएगा 25। अब इसको लिखने का एक तरीका ये है कि P1 V1 और R1, P2 V2 एंड सॉरी R2, इन दोनों इक्वेशन को अगर आप डिवाइड कर दो, दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस, सॉरी ये V2 है, V1 स्क्वायर अपॉन R1, V2 स्क्वायर अपॉन R2, तो आपने नोटिस किया कि R तो सेम था, तो वो तो कैंसिल हो गया, ठीक है। V1 स्क्वायर अपॉन V2, जो नई वाली वोल्टेज है वो पहली वाली वोल्टेज का, या वैल्यू डाल देते हैं हम, उससे ज़्यादा आपको आसान लगेगा। V1 था आपका 220, तो 220 इंटू 220, V2 था हमारा 110, ये विजिबल नहीं होगा तो मैं इसको ना ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे इरेज करके। P1 था हमारा 100 वाट, P2 हमें फाइंड करना है, और V1 है हमारा 220 इंटू 220, नीचे है हमारा V2, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 4 टाइम्स, ये P2 साइड और 4 नीचे आएगा, तो 100/4 इज़ इक्वल टू P2 यानी 25, ठीक है। देखो कई लोगों को, कई स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा होगा कि जरा से क्वेश्चन का इन्होंने बाल की खाल निकाल दी, इतना टाइम लगा दिया इसमें, लेकिन बात ये नहीं है कि ये MCQ में आया है कि ये कहाँ आया है, हमें इसके पीछे जो कंसेप्ट था वो डिस्कस करना था, वो ज़रूरी था। ये कंसेप्ट कहीं और आ सकता है, और यही फ़र्क होता है कि जो बच्चे फ़िज़िक्स में रोते रहते हैं और जो ठीक ठाक निकल जाते हैं, कि किसी ने भी कंसेप्ट को अगर कहीं लाइटली ले लिया, उसको स्किप करके आगे बढ़ गए कि बाद में देखेंगे जब आएगा, तो वही वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा 25 आया इसका आंसर, दैट मीन्स डी ऑप्शन है। फोर्थ क्वेश्चन है कि 2 कंडक्टिंग वायर हैं, सेम मटेरियल, इक्वल लेंथ, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया, उसका मतलब है कि रेजिस्टेंस सेम है। सेम रेजिस्टेंस की 2 वायर हैं, एक बार आपने सीरीज़ में लगाया, एक बार उनको पैरेलल में लगाया, और सेम पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, सेम बैटरी के साथ लगाया, तो जो हीट प्रोड्यूस्ड हुई सीरीज़ और पैरेलल में, उसका रेशो निकालो। क्योंकि इन्होंने बोला अगेन कि सेम वोल्टेज, सेम बैटरी यूज़ की हमने, दैट मीन्स कि हमें वोल्टेज वाला फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर है ये 4th। तो इन्होंने पूछा था हीट, तो हीट का फॉर्मूला होता है हमारा V²/R/T, इसमें टाइम आ जाता है। ओके, तो इसको हम ले लेते हैं लाइक H1 R1 V1, टाइम सेम ही है H2 V2², और अगर आपने इन्हें डिवाइड किया तो इन्होंने रेशो पूछा है उसका, इसको हम सीरीज़ 1 को सीरीज़ मान लेते हैं और 2 वाले को पैरेलल मान लेते हैं। तो देखो सबसे पहले आप ये चेक कर लो कि सीरीज़ में 2 रेजिस्टेंस हैं, ठीक है, इन्होंने वैल्यू नहीं दी है तो हम मान लेते हैं R वैल्यू के 2 रेजिस्टेंस हैं। जब ये दोनों सीरीज़ में कनेक्ट किए जाएंगे तो R × 2 यानी कि 2R, और जब पैरेलल में कनेक्ट किए जाएंगे तो R/2, जितने नंबर हैं उसी से डिवाइड, तो रेजिस्टेंस होगा R/2। वोल्टेज सेम था, वोल्टेज कैंसिल, टाइम इसमें स्पेसिफिकली गिवन नहीं है कि हीट प्रोड्यूस जो निकालनी है, द रेशो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी, तो हम उसको डिफरेंट नहीं मानेंगे, सेम मानेंगे। तो ये आया हमारा R2 ऊपर पहुंच जाएगा, R1 नीचे, R2/R1। ओके, तो R2 है हमारा पैरेलल वाला, और पैरेलल वाला आपने बताया था R/2, सीरीज़ वाला था 2/R, तो ये R से R कैंसिल होके 1/4 आ जाता है। 1:4 इज़ सी पार्ट, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 अब MCQ नहीं है, बट ये बहुत सिंपल सा थ्योरी का पार्ट है। हाउ इज़ अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। हाउ से मतलब है, कैसे कनेक्ट करने से मतलब है कि सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं कि पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो सिंपल से एक छोटी सी लाइन आपको लिख देनी है वहाँ पे आंसर में कि वोल्ट मीटर बोला था इन्होंने, वोल्ट मीटर इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सर्किट
टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। अगर रीज़न इन्होंने पूछा नहीं है लेकिन रीज़न पूछ लें तो आप पीछे से लिख दोगे बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन और बन सकता है, मैं उसको भी यहीं पे डिस्कस कर लेता हूँ, अमीटर के बारे में, कि अगर पूछ लेते हैं कोई कि अमीटर कैसे कनेक्ट करते हैं और क्यों कनेक्ट करते हैं उस तरीके से, तो अमीटर इज़ कनेक्टेड इन अ सीरीज़ विद द सर्किट। और क्यों? तो बिकॉज करंट रिमेन्स कांस्टेंट इन सीरीज़। ओके, तो आपको सिंपली ये उसमें लिख देना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, बिल्कुल सिंपल है ये भी। इसमें आपको फाइंड करना है लेंथ r इक्वल टू रो एल अपॉन ए, फॉर्मूला यूज़ करना है, बाकी सब वैल्यूज़ गिवन है। तो यहाँ से पहले लेंथ इक्वल निकाल लेते हैं आर ए अपॉन रो। ओके, रेजिस्टेंस गिवन है 10, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया होता है या वायर का पाई आर स्क्वायर, सर्कुलर होता है क्रॉस सेक्शन, तो पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस इसमें आपको 0.5 अपॉन 2 गिवन है, यानी कि वो 0.25 हो गया। और क्योंकि mm में है तो उसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अपॉन रो रेजिस्टिविटी गिवन है 1.6, 10⁻⁸। ओके, 3.14 इंटू 0.25 का स्क्वायर 0.0625 इंटू 10 की पावर हो गई हमारी -6, ये हो गई, तो ये -5 हो गई, नीचे से -8 ऊपर आके प्लस हो गया, तो ये 3 आ गई। ओके, तो जब आप इसे पूरा सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई देन 1.6 से डिवाइड, आप इसे मैच करना अपनी कैलकुलेशन से, ये 122 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, मीटर्स कैलकुलेशन है, सिंपल, इसको आप कर सकते हो। इसके बाद एक पार्ट और है इसका, उसमें था हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ़ द डायामीटर इज़ डबल्ड। अगर डायामीटर को डबल कर दें तो रेडियस भी डबल हो जाती है। अगर रेडियस ट्वाइस हो जाए तो रेजिस्टेंस पे क्या इफ़ेक्ट आता है। तो जो ये फॉर्मूला है हमारा, ये वाला फॉर्मूला लेते हैं, R इज़ इक्वल टू रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। देखो, रेडियस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस, रेडियस के स्क्वायर के और इन्वर्स प्रोपोर्शन। इन्वर्स प्रोपोर्शन का मीनिंग होता है कि उस चीज़ को बढ़ाओगे तो ये चीज़ घट जाएगी, इसे घटाओगे तो वो बढ़ जाएगी उसी प्रोपोर्शन में। और स्क्वायर टाइम्स का मतलब है कि स्क्वायर टाइम्स होके बढ़ेगी। जैसे अभी इन्होंने बोला कि अगर रेडियस को ट्वाइस किया तो 2 का स्क्वायर हुआ 4, तो रेडियस को ट्वाइस किया तो रेजिस्टेंस कम हुआ, कितना? 1/2 नहीं, 1/4, उसका स्क्वायर टाइम्स। अगर स्क्वायर नहीं होता, सिंपली इन्वर्स प्रोपोर्शन होता, तो हम कहते हैं कि अगर रेडियस ट्वाइस हुई तो रेजिस्टेंस हाफ हो गया। लेकिन रेडियस का स्क्वायर है तो उसमें हम उसका स्क्वायर करके उसे बोलेंगे। तो रेडियस अगर ट्वाइस हुई तो रेजिस्टेंस 1/4 हुआ। कुछ लोग ऐसे समझने के लिए ना ऐसे बना सकते हैं कि ये आपने लिखा भी, नेक्स्ट लाइन में फिर आप उसको लिखो जो उन्होंने बोला है। उन्होंने कहा है कि आर को 2 वर्ड लिखना है, तो आर को 2 वर्ड लिख के उसको स्क्वायर चढ़ाओ। अब ये 2 का स्क्वायर 4 हुआ, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर हुआ। तो इस फॉर्मूले में जो ओरिजिनल फॉर्मूला था, एक नीचे 4 आ गया फालतू एक्स्ट्रा, तो 1/4 टाइम्स रेजिस्टेंस हो गया। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको एक टेबल दिया है। एक्चुअली क्या था, पहले कई साल पहले क्लास 10th में भी ना प्रैक्टिकल हुआ करते थे, लैब में ले जाते थे, प्रैक्टिकल कराते थे टीचर लोग, और उसकी फ़ाइल बनती थी। फिर जब फाइनल एग्ज़ाम होता था बोर्ड का, तो उसमें भी वो प्रैक्टिकल कराया जाता था, उसके मार्क्स होते थे। अब तो बस वो इंटरनल करके मार्क्स हो गए हैं कि बस इंटरनल आपकी जो फाइल वाइल है उसको चेक करना है, इंटरनल असेसमेंट। तो ये उसी प्रैक्टिकल का एक क्वेश्चन है कि जब हम लैब में जाके कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं और किसी पर्टिकुलर वैल्यू को फाइंड करना होता है, जैसे ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये रेजिस्टेंस फाइंड करने का एक्सपेरिमेंट है।
टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट और समथिंग। तो क्या करते हैं हम कि ऐसे नहीं कि बस एक बार उस रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने निकाल ली, अपने रजिस्टर में नोट डाउन की और हो गया काम। नहीं, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कम से कम 3 या 4 या 5 ऐसे वैल्यूज़ निकालते हैं, फिर उनका एवरेज निकालते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट जो होते हैं ना वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होते हर बार। अभी आपने जिस डिवाइस को कनेक्ट करके रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली और कुछ आई समथिंग 5 ओम या 5.1 या 5.2, अगली बार थोड़ी चेंज आएगी। अभी 5.1 आई है तो अगली बार 5 या 5.15 आ सकती है, थोड़ी सी चेंज आती है। तो इसलिए हमारा जो रीडिंग लेने का तरीका होता है और वैल्यू निकालने का फाइनल, तो हम सारी जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं, जो भी रीडिंग्स हैं, उनका मीन, उनका एवरेज निकालते हैं। तो ये मैंने थोड़ा इसीलिए एक्सप्लेन किया ताकि इसका मीनिंग पता चले आपको। तो ये किसी पर्सन ने, किसी स्टूडेंट ने एक्सपेरिमेंट किया रेजिस्टेंस निकालने का और ये सारे उसके डेटा आए, ऑब्जर्वेशंस आई। सारे ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 5 हैं ये टोटल। सारे पाँचों के आपको रेजिस्टेंसेस फाइंड करने R=V/I फॉर्मूला से, और जो भी वो सारे रेजिस्टेंसेस आएंगे उन सब का एवरेज निकालना है। वही जो हम मैथ में करते हैं, सबको ऐड करके टोटल नंबर ऑफ़ आइटम्स से डिवाइड, वो करना है। तो टोटल ऐड करके सारे रेजिस्टेंसेस का 5 से डिवाइड सॉरी। अब हम रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो R1 मैं पहले लिख देता हूँ सारे। ओके, तो पहला वाला है हमारा V/I फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, 1.6/0.5, 3.4/1, 6.7/2। बस कैलकुलेशन है इसमें और कुछ नहीं है, सिंपल है बिल्कुल। 10.2/3 और 13.2/4। जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं करंट भी बढ़ता जाता है। ओके, तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हुआ, ये हो गया 3.2, 3.4, 3.35, 3 3 9, 3 4 4 3 12, 4 3 12। अब आपने नोटिस किया काफ़ी सारी वैल्यूज़ आसपास हैं लेकिन सारी रीडिंग डिफरेंट है। ठीक है, अब इन सब को ऐड करके टोटल से डिवाइड, R एवरेज। ओके, तो ये आता है हमारा 5, 15 और 1 16। तो 3 5 5 3 जा 5 3 जा, ये आंसर है हमारा 3.33 ओम। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 इज़ एक 12 वोल्ट की बैटरी है, उसको हमने कनेक्ट किया एक बार एक रेजिस्टेंस के साथ, और उसमें ये तो बहुत सिंपल है, करंट की वैल्यू गिवन है, वोल्टेज की वैल्यू गिवन है, और सीधा सीधा आपको बस रेजिस्टेंस पूछा है सर्किट का, R=V/I। आप लोग कर लोगे नो डाउट, बट फिर भी किसी को अपने आंसर्स मैच करने हो या कोई मेथड में प्रॉब्लम है, मेथड वैसे कुछ है ही नहीं इसका, सीधा सीधा R=V/I लगाना है। क्वेश्चन नंबर 8, वोल्टेज है इसका 12 और करंट है 2.5 मिली, 2.5 इंटू 10⁻³ मिली वोल्ट, मिली मीटर, सबके लिए 10⁻³ लगाया जाता है। ओके, तो सिंपल है, ये डेसिमल टाके 0 लगा दिया, ये ऊपर पहुंच गए, तो कुल मिला के 4 zeros हो गए। ओके, तो अच्छा मैं एक तरीका बता दूं, यहाँ पे 25 से पूरा कोई डिवाइड करे, आप 4 से मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे कर लो। 25 × 4 होता है 100, वो 2 zeros से कैंसिल हो जाएगा, और 12 × 4 48, 4800 क्वेश्चन नंबर 9 है, अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज़ विद बहुत सारे रेजिस्टेंसेस। तो उसमें से एक 12 ओम रजिस्टर है, उसके अंदर करंट की वैल्यू फाइंड करो। देखो, जब सीरीज़ में
कनेक्ट करिए जाते हैं रेजिस्टेंसेस तो सब में करंट सेम जाता है ना। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, सीरीज़ में करंट सभी में सेम जाता है अनडिवाइडेड। तो बहुत सारी ऐसे रेजिस्टेंसेस हैं 5-6 समथिंग, और एक बैटरी है उससे कनेक्ट किए गए हैं। तो इसमें एक 12 ओम का है, बाकी कुछ समथिंग है, अभी मैं ऐड करके बताता हूँ आपको। और वोल्टेज है 9 वोल्ट। तो हमें करंट पूछा है I = V/R, 9 अपॉन ऐड करते हैं सबको। तो 0.2 + 0.3 0.5, 0.5 + 0.5 इज़ 1, 1 and 12 13, 13 and 0.4 13.4। 13.4 का डेसिमल हटाया, ऊपर 0 हो गया, 45/67। ओके, तो ये आएगा आपका 0.7 के आसपास है ना, 7 5 या 35, 7 4 या 28, 7 4 या 28, 7 6 या 42, 0.67 के आसपास आएगा ये एम्पियर। कैलकुलेशन आप लोग कर लोगे ऑफ कोर्स, मैं यहाँ पे बस गैस वर्क करके थोड़ा सा कैलकुलेशन कर रहा हूँ, एग्जैक्टली आप कर लेना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 9th हो गया। क्वेश्चन नंबर 10th और 11th ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, और 12th 10th के जैसा ही है बिल्कुल। तो ये तीनों को ही आप अच्छे से मार्क करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले 10th ही ले रहे हैं। हाउ मैनी 176 ओम रजिस्टर आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर 220 वोल्ट लाइन। 220 वोल्ट लाइन मतलब 220 वोल्टेज पोटेंशियल। अगर हम सर्किट में 220 वोल्ट का पोटेंशियल रख रहे हैं और उसमें 5 एम्पियर का करंट चल रहा है, ओके, तो हमें कितना रेजिस्टेंस क्रिएट करना है, वहाँ पे कनेक्ट करना है। पहले आप क्वेश्चन को ऐसे समझो जैसे मैंने बताया आपको, अभी आप पूरा एग्जैक्ट क्वेश्चन मत लो। ओके, तो इन्होंने बोला कि कितना रेजिस्टेंस होगा अगर कितना था 220 वोल्ट और 5 एम्पियर। अगर 220 वोल्ट और 5 एम्पियर का करंट सर्किट में होगा, तो अगर आप इसे डिवाइड करते हो तो ये आ जाता है 44 ओम। एक ऐसा सर्किट जिसमें 44 ओम का टोटल रेजिस्टेंस होना चाहिए, और ये कह रहे हैं कि हमारे पास तो 44 ओम का है ही नहीं, हमारे पास तो 176 ओम के पड़े हैं बहुत सारे। तो अब क्वेश्चन ये है कि 176 ओम के रेजिस्टेंसेस को कैसे कनेक्ट करें आपस में, कितने सीरीज़ कितने पैरेलल, कुछ सीरीज़ कुछ पैरेलल या जैसे भी, या इन्होंने पर्टिकुलरली बोला है इन पैरेलल, सॉरी इन पैरेलल इन्होंने बोला है इस बार कि पैरेलल में ही कनेक्ट करें। तो 44 ओम बनाने के लिए 176 ओम के कितने सारे रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्ट करने चाहिए, ये क्वेश्चन है हमारा। तो आपको याद होगा जो मैंने बताया कि जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं सेम वैल्यू के, तो उतने ही नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो 176 को अगर हम n से डिवाइड कर दें, है ना, हमें तो ये फाइंड करना है ना कि कितने कनेक्ट करने हैं आपस में, तो वो तो हमने सपोज कर लिया n कनेक्ट करने पैरेलल में, इसलिए डिवाइड किया, और टोटल जो आएगा निकल के वो 44 आना चाहिए। तो n की वैल्यू 4 आ जाती है। तो 4 रेजिस्टेंस 176 176 176 के 4 रेजिस्टेंस पैरेलल में हुए, यानी 176/4, तो 44 ओम नेट आ जाता है। हम पहले क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं, क्योंकि वो कुछ इसी के जैसे मेथड का है, तो समझने में आसानी होगी आपको। 12th क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि ऐसे ही बहुत सारे बल्ब कनेक्ट करने हैं पैरेलल में, और 220 वोल्ट की सप्लाई से, ठीक है, और करंट आ रहा है 5 एम्पियर। उस बल्ब का यहाँ पे इन्होंने रेजिस्टेंस नहीं दिया सीधा, तो क्या दिया है, उसकी रेटिंग 220 वोल्ट 10 वॉट, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला था पहले कि आप इससे रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो, R = V²/P, V²
अपॉन पी। ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करते, अभी इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, इंटू 22 हो जाएगा। वैसे तो 484 समथिंग, बट अभी ऐसे ही छोड़ते हैं। अब इन्होंने कहा, जैसे हमने अभी 10th क्वेश्चन में किया, कि सर्किट के अंदर वोल्टेज और करंट कितना है, यानी सर्किट का रेजिस्टेंस हमें कितना रखना है। तो सर्किट का रेजिस्टेंस हमें रखना है 220 अपॉन 5। तो ये तो वही आ रहा है सेम अभी 44। ओके, तो अब अगेन कितने बल्ब कनेक्ट करें, तो ये है एक बल्ब का रेजिस्टेंस, इतना हमें टोटल रेजिस्टेंस चाहिए पैरेलल में कनेक्ट करने हैं। तो कितने करें, तो 220 इंटू 22 अपॉन n इज इक्वल टू 44। 22 टाइम्स 2, n की वैल्यू आ जाती है 2 से डिवाइड करके 110। 110 बल्ब, वाओ बहुत सारे। ओके, क्वेश्चन नंबर 11th पे आते हैं, और 11th के जैसा एक इनटेक्स्ट क्वेश्चन है इनटेक्स्ट एक्सरसाइज में अंदर, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है, उसे भी ट्राई करोगे ऑफकोर्स। इसमें देखो उन्होंने बोला है क्वेश्चन नंबर 11th में कि आपके पास 6 ओम के 3 रेजिस्टेंसेस हैं। ओके, उन 3 रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करो, ये आप जज करो कि सच दैट जो टोटल रेजिस्टेंस निकल कर आए वो 9 ओम आना चाहिए फर्स्ट पार्ट, और 4 ओम आना चाहिए, ये सेकंड पार्ट है। तो पहले तो आप ये देखो कि 3 रेजिस्टेंसेस कितनी भी वैल्यू की हो, पहले 3 रेजिस्टेंसेस कितने तरह के सर्किट बना सकते हैं। ठीक है, ये काम आपको रफ वर्क की तरह करना पड़ेगा, क्योंकि सारे सर्किट तो बनाना फिर बहुत लंबा हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो सबसे पहला तीनों सीरीज़, दूसरा तीनों पैरेलल, एक सीरीज़ बाकी 2 पैरेलल, और 2 सीरीज़ को तीसरे के साथ पैरेलल। ये हमारे सारे 4 केसेस हैं पॉसिबल। देखो सारे सीरीज़ यानी सीधा उठा के ऐड कर दो, इसका ऑप्शन बहुत कम होता है, मतलब ज़्यादातर ये क्वेश्चन इस तरह का नहीं बनाते। और ये सारे 6 ओम के हैं, सारे हमारे जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं सारे 6 के हैं। तो 6 इंटू 3 18, नहीं हमें चाहिए 9 और 4 ओम, ध्यान रखना 9 एंड 4। अगर 6 के आपने 3 पैरेलल में कनेक्ट किए तो 6/3 2 ओम आता है, नहीं चला। अगर यहाँ आपने 6 कनेक्ट किए तो पहले 6 और 6 का पैरेलल में बनाया, विच इज़ 6/2 3, और 3 का 6 के साथ सीरीज़ 9। ओके, तो पहला ये हो गया। दूसरा कि अगर आपने यहाँ 6 रखे तो 6 और 6 12, सीरीज़ में 12 हुआ, और 12 का 6 के साथ पैरेलल नीचे वाले 6 के। देखो ये दोनों सीरीज़ हैं, और जब ये दोनों आपने ऐड कर दिए तो ये फिगर ऐसी हो गई, ऊपर 12 हो गया, नीचे 6 रह गया। वो दोनों 6 थे, वो 12 की तरह एक्ट करने लगे। अब ये 12 और 6 आपको पैरेलल दिख रहे हैं। तो जब ये पैरेलल में कनेक्ट हों 2 रेजिस्टर और वो सेम ना हो, तब भी हमारे पास एक शॉर्टकट है, और वो क्या है, प्रोडक्ट अपॉन सम। इन दोनों का प्रोडक्ट अपॉन इन दोनों का सम, ये सीधा रेजिस्टेंस निकाल के देता है। 1/r वगैरह नहीं, सीधा रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है। ठीक है, प्रोडक्ट अपॉन सम, आप इसको याद रखो, ऐसे ही रट जाता है जुबान पे 2-4 क्वेश्चन करके। प्रोडक्ट अपॉन सम, ये रेजिस्टेंस आता है पैरेलल के केस में। ठीक है, ये 2 रेजिस्टेंसेस का पैरेलल में, तो सीधा 6 3 या 18, और 3 से इसको काटा 4 आ गया 4। तो ये वाला आंसर है 4 ओम के लिए, ये वाला सर्किट है हमारा 9 ओम के लिए। अच्छा, मैं आपको ये कहूँगा कि चारों मैं इसलिए मना कर रहा था, चारों नहीं बनाने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आएगा वो 2 या 3 मार्कर होगा। 3 भी चांस कम है, 2 मार्कर ही होता है। 2 पार्ट हैं इसके, तो मान लेते हैं चलो 3 होगा, लेकिन अगर एक पार्ट आता है तो 2 मार्क्स से ज़्यादा नहीं आएगा, कभी कभी तो 1 मार्क में ही आ सकता है। तो उसके लिए अगर आप ये सारे लिखोगे, पूरी प्रॉपर कैलकुलेशन वहाँ दिखाओगे, चाहे रफ साइड में किया जैसे भी, तो एक पेज से ज़्यादा भी निकल सकता है। और 2 मार्क के लिए एक पेज पूरा देना बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं होता। मतलब अगर टाइम है तो लिखो, जितना मर्जी लिखो, एक्स्ट्रा के मार्क्स ऐसे नहीं कटते बट 10th के बोर्ड में। लेकिन
क्यों हम अपना टाइम इस चीज़ों में वेस्ट करें। तो ध्यान रखना आपको ये सारा काम पहले रफ़ में चेक करके, ये छोटी छोटी फिगर रफ़ में ड्रॉ करके, और फिर जब आपको आंसर सही पता चल जाए तो सिर्फ जो सही आंसर है उसका सर्किट आपको आंसर में बनाना है। तो आपको जो आंसर लिखना है ना, वो सिर्फ ये 2 सर्किट बना के लिख देना है कि ये सर्किट पर जो टोटल रेजिस्टेंस आ रहा है वो 9 ओम आ रहा है और इस सर्किट से 4 ओम आ रहा है। उसमें भी आपको ज़्यादा कैलकुलेट करके दिखाने की वहाँ साइड में ज़रूरत नहीं है, कर सको कर दो कोई बात नहीं, लेकिन सर्किट बना के दिखाना आंसर काफ़ी है। उन्होंने ये पूछा है कि कैसे कनेक्ट करोगे, तो ऐसे कनेक्ट करेंगे। ओके, अब जो मैं बता रहा था आपको कि इस तरह का एक क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है अंदर, उसमें ये सारे 6 ओम नहीं है, उसमें डिफरेंट है ये सारे। अब वहाँ पे ना एक काम बढ़ जाता है आपका। अब मान लो कि ये उसमें है, यहाँ पे ये 236 वैल्यू के, उसमें है 2 ओम 3 ओम और 6 ओम, 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम। और उसमें आपको अभी आंसर हम क्वेश्चन चेक कर लेंगे जो भी है, मैं आपको बस बता देता हूँ यहाँ पे कैसे कैसे करना है। देखो ये एक केस देगा आपका 2 + 3 + 6 11, जिसका चांस बहुत कम है जो पूछा जाएगा। इसका 2 3 और 6 का जो आएगा 2 3 6, तो आप कहोगे कि इसमें प्रोडक्ट अपॉन सम कैसे लगाएं, तो 3 हो गए। तो 2 करके ले लो, पहले आप 6 और 3 को लो प्रोडक्ट अपॉन सम में, 6 × 3 / 9, 3 3 × 9 और 3 2 × 6, 2 आ गया। फिर 2 ओम और 2 ओम को पैरेलल में लो, आप समझे, पहले आपने नीचे वाले 2 को पैरेलल में लिया, प्रोडक्ट अपॉन सम लगाया उनमें, उससे आंसर 2 आ गया। फिर ये दोनों ना आप हटा के 2 की तरह कंसीडर कर लो, और 2 और ऊपर वाला 2 पैरेलल में मान लो। अब ये पैरेलल सेम वाला केस हो गया, 2 ओम के 2 रेजिस्टर हैं, तो 2/2 1 आ जाता है इससे। इसमें भी एक ही केस है, लेकिन इन दोनों में ना 3 फर्दर केसेस हैं। हो सकता है आप यहाँ 2 लिखो, यहाँ 3, यहाँ 6, हो सकता है आप यहाँ 6 लिखो, यहाँ 2 और यहाँ 3, ऐसे करके 3 केस बनेंगे। तो आपको इसमें स्पीड चाहिए, कैलकुलेशन की, मेंटली करने की स्पीड चाहिए। कई बच्चे इसमें ये कहते हैं कि जो आपका शॉर्टकट है ये प्रोडक्ट अपॉन सम, ये हम लिख तो सकते नहीं एग्ज़ाम में, ऐसे वैलिड नहीं, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, या ये जो था कि पैरेलल में सेम वैल्यू के हों तो उसे डिवाइड कर दो उतने नंबर से, या सीरीज़ है तो मल्टीप्लाई कर दो। मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट गिवन नहीं है, ये शॉर्टकट है। मैं बोल रहा हूँ आपको ये शॉर्टकट है, शॉर्टकट्स तो लाइक एक्सेप्टेबल नहीं होते, मैं खुद शॉर्टकट्स के ख़िलाफ़ रहता हूँ। लेकिन ना ये शॉर्टकट ऐसा नहीं है कि हमने फॉर्मूले को बेंड करके बनाया, ये फॉर्मूला ही है। आप ध्यान से इसको ऑब्जर्व करना, ये फॉर्मूला ही है। 1/r = जो होता है ना, फिर आप एलसीएम लेते हो 1/r1 1/r2 का। प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें आपको 3 टाइप सॉल्व करने, इसमें भी 3 टाइप सॉल्व करने, अगर आप इन्हें लिखने बैठोगे और प्रॉपर उसी तरीके से 1/r1 + 1/r2, फिर सीरीज़, फिर 2 का पैरेलल, और वो भी 3 केस दोनों के, है ना, 6 केस इसके हो गए, 2 उसके, 8 केसेस, 2 2.5 3 पेज तक पहुंच जाएगा ये क्वेश्चन। और जिसकी कैलकुलेशन की स्पीड स्लो है उसको तो इसमें लग ही जाएगा 20-25 मिनट का टाइम। मतलब बर्बाद करना हो पेपर तो इस तरफ जाना है ऑफ कोर्स, है ना। तो इस चीज़ को समझो कि कभी कभी MCQ आते हैं, उनके लिए, ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें स्टेप्स नहीं लिखने होते, हमें सीधा आंसर लिखना होता है कि जो आप पूछ रहे हो कि कैसा सर्किट होना चाहिए, किस तरह से कनेक्ट किया जाए, वो ये सर्किट है हमारा। और एग्जामिनर को भी पता है कि ऑफ कोर्स इसने रट तो रखा नहीं है, ज़रूरी तो नहीं है कि NCERT वाला यही क्वेश्चन आएगा, कोई और क्वेश्चन भी आ सकता है। तो सबको पता है कि ऐसे रटा हुआ तो होगा नहीं, तो सबने कैलकुलेट किया है रफ में। ओके, तो इस तरह से अब आपको चेक करना है। मैं जैसे 1-2 बता देता हूँ। जैसे ये था हमारा 6 और 3 का पैरेलल लिया तो 2 आया, 2 और 2 का सीरीज़ 4 आ गया, ठीक है। जैसे इसमें किया आपने 6 और 3 का सीरीज़ आया 9, फिर 9 और 2 का पैरेलल किया तो 9 × 2 अपॉन प्रोडक्ट अपॉन सम 18/11, ऐसे करके आपको चेक करने हैं। ओके, आते हैं वापस अपनी बैक एक्सरसाइज पे। तो इसमें 13th क्वेश्चन है अब हमारा नेक्स्ट। इन्होंने बोला है कि एक इलेक्ट्रिक ओवन है, उसमें 220 वोल्ट की सप्लाई जा रही है, वोल्टेज जा रहा है, और उसमें 2 कॉइल हैं, कॉइल मतलब रेजिस्टेंसेस जो गर्म होते हैं, 24 ओम की उनकी वैल्यू है। तो आपको बताना है कि एक बार उनको सीरीज़ में कनेक्ट किया, एक बार पैरेलल में, और एक बार इंडिविजुअली सेपरेट अलग अलग 220 वोल्ट से। तो बताओ तीनों केसेस में करंट कितना आ रहा है
टोटल वो निकालना है। ओके तो 24 ओम का था 220 वोल्ट से। तो पहले हम इसमें 3 केस बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है ये 13। पहला है कि इंडिविजुअल एक को हमने कनेक्ट किया है 220 वोल्ट से। अच्छा, इसमें इन्होंने बोला नहीं है कि एसी है कि डीसी है, मतलब बैटरी लगानी है कि ऑल्टरनेटिंग करंट है, तो मैंने बैटरी का सिंबल लगा दिया है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। आप तो डायग्राम बनाना ही मत, ये मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ, आप सीधा लिख सकते हो। दूसरा केस है कि अगर आपने इन दोनों को सीरीज़ में लगाया है सेम 220 वोल्ट से, 24 ओम 24 ओम। और थर्ड लास्ट केस है हमारा कि ये दोनों पैरेलल में लगे हैं 24 24। ओके, तो करते हैं, यहीं से शुरू कर देते हैं। करंट निकालना है सीधा सीधा, आई को टू वी अपॉन आर। टोटल आई इज इक्वल टू टोटल वी अपॉन टोटल आर। टोटल वी वोल्टेज है 220, टोटल रेजिस्टेंस 24 के 2 हैं पैरेलल में, 24 अपॉन 2 12। देखो कैलकुलेट आप कर लोगे, 2 6 जा 12 और 100 एंड या 4 से काट देते हैं ना सीधा, 4 3 जा एंड 4 5 जा, दिस मच। इसमें टोटल रेजिस्टेंस हो गया 48, तो आई को टू वी अपॉन आर 220 अपॉन 48, ये भी 4 से कट जाएगा तो 55 अपॉन 12। इसको हमने किया तो v अपॉन आर 220 अपॉन 24, 4 6 एंड दिस मच एम्पियर, 55 अपॉन 3 एम्पियर। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना ये एक कॉइल का निकाला है मैंने, ऐसा ही दूसरी कॉइल में भी 220 वोल्ट और इतना ही करंट जाएगा। ठीक है ना, तो दोनों कॉइल वहाँ मेंशन करनी है। 14th क्वेश्चन आता है हमारा, कंपेयर द पावर ऑफ 2 ओम। अब देखो यहाँ पर भी हमारा 2 केस बना के दिया गया है। ओके, तो 2 ओम का एक बार आपने सीरीज़ में कनेक्ट किया है और एक बार इस 2 ओम को पैरेलल में कनेक्ट किया है। जब सीरीज़ में कनेक्ट किया है तो आपने 6 वोल्ट की बैटरी ली है और 1 ओम का रजिस्टर लिया है दूसरा वाला, और जब पैरेलल में है तो 12 ओम का नेक्स्ट रजिस्टर है और बैटरी है 4 वोल्ट की। अगेन आपको इसमें दोनों की पावर कंपेयर करनी है, दोनों का रेशो निकालना है पावर्स का। ओके, लेकिन ध्यान रखना पावर टोटल सर्किट की नहीं, सिर्फ 2 ओम वाले की पावर, सिर्फ 2 ओम का रेजिस्टर कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है। ओके, तो पहले हम इसको देखें। देखो 2 ओम का ये जो रेजिस्टेंस है ये सीरीज़ में कनेक्टेड है। ठीक है, तो क्योंकि सीरीज़ में करंट सेम रहता है इसलिए आप इसमें करंट वाला पावर का करंट वाला, देखो इसमें इन्होंने पूछा, मैं सिंपल तरीके से बताता हूँ, कोई कन्फ्यूजन मत रखना, कि हमारे पास पावर के 3 फॉर्मूलाज हैं, वी स्क्वायर अपॉन आर, आई स्क्वायर आर बी आई। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें इन्होंने 2 ओम की पावर निकलवाई है इस वाले सर्किट में, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे इन तीनों में से, है ना। अब आप कहोगे कि भाई इसमें 2 ओम का रेजिस्टेंस तो मुझे दिख रहा है, आर की वैल्यू तो मुझे पता चल रही है 2 है, आर आता है 2 फॉर्मूले में, वी स्क्वायर अपॉन आर और आई स्क्वायर आर। ठीक है, तो अब इनमें से कौन सा यूज़ करें, जिसका हमें आई पता होगा। अगर हमें इसके अंदर करंट पता है तो हम आई स्क्वायर आर यूज़ कर लेते हैं, अगर हमें इसका वोल्टेज पता है तो हम वी स्क्वायर अपॉन आर यूज़ कर लेते हैं। तो ध्यान रखना, आप इसका वोल्टेज निकालोगे तो एक स्टेप एक्स्ट्रा पड़ेगा, करंट हमें पहले निकालना ही पड़ेगा। ठीक है ना, अगर आप कहोगे मैं इसका वी स्क्वायर अपॉन आर फॉर्मूला यूज़ करता हूँ और मुझे वी निकालना है इसका, तो वी निकालने के लिए इसका पहले करंट ही निकालना पड़ेगा। हाँ, अगर ये एमसीक्यू में आ जाए
ऐसा सा छोटा सा बस इतना क्वेश्चन ही कि इसका 2 ओम का वोल्टेज निकालो या पावर निकालो, इस ये एमसीक्यू में आ जाए और आपको स्टेप्स ना दिखाने पड़े। तो मैं आपको एक शॉर्टकट बता सकता हूँ यहाँ पे कि ये 1 है, ये 2 है, ये वाला रेजिस्टेंस इसका 2 गुना है। तो ये जो वोल्टेज लेगा ना 2 ओम वाला, वो भी डबल वोल्टेज लेगा अपने अंदर। जैसे ये जो 6 वोल्ट हैं, इसके आप 3 हिस्से बनाओ, 6 के 3 हिस्से करो, 6 के 3 हिस्से मतलब 6/3 कितना आता है 2। तो इसको मिलेगा 2 वोल्ट और ये खाएगा 4 वोल्ट। आप समझे? अगर ये x वोल्ट लेता है या 2x, सॉरी, अगर ये x वोल्ट लेता है तो ये 2x वोल्ट कंज्यूम करेगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, 2 गुना है। ठीक है, तो x + 2x टोटल वोल्टेज इज़ 6, तो x की वैल्यू आ जाती है यहाँ से 2, तो इसका वोल्टेज हो गया 4। तो ये एक शॉर्टकट की तरह यूज़ हो सकता है अगर आप मेंटली करना चाहो, लेकिन स्टेप्स के बिना। लेकिन फ़िलहाल हमें इसका वो नहीं करना है, स्टेप्स लिखना है। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि पहले करंट निकालना ही पड़ेगा। तो करंट निकालना है तो कैसे, पहले करंट निकालते हैं। I = V/R, टोटल V/टोटल R। 2 एम्पियर का करंट जा रहा है इसमें, तो 2 एम्पियर करंट दोनों में ही जा रहा है। तो अब हम इसमें I² R फॉर्मूला लगा लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4 × R 8 वॉट। अब आ जाओ यहाँ पे, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। यहाँ तो देख के पता चल रहा है हमें कि 2 ओम पे 4 वोल्ट है, कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। V² R ही बनता है फॉर्मूला यहाँ तो। 4 × 4/2 यानी कि 8 वॉट। दोनों 8 वॉट हैं तो इनका रेशो आया 1:1। देखो, जो भी टेक्निक मेथड मैं बता रहा हूँ आपको, आप उसे टालना नहीं। अगर आपको लग रहा है कि एक बार में समझ नहीं आ रही है तो रिपीट कर करके देखो। YouTube वीडियोस का यही एक बेनिफिट मुझे लगता है ऑफलाइन क्लासेस से। बाकी तो खैर क्या ही है कि ऑफलाइन क्लास में आप सर को या मैडम को रिपीट नहीं कर सकते। मतलब कर सकते हो, आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर प्लीज़ एक बार और बता दो या मैडम एक बार और बता दो। लेकिन अगर दूसरी या तीसरी बार कह दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, वोल्केनो फट जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 बस अब डन हो गए। 2-3 क्वेश्चन बचे। 2 लैंप्स हैं हमारे पास, लैंप्स मतलब रेजिस्टेंस मान लो। एक पर रेटिंग पड़ी है 100 वाट 220 वोल्ट, 100 वाट 220 वोल्ट। और दूसरे पर रेटिंग है 60 वाट 220 वोल्ट, यानी 220 वोल्ट पे आप यूज़ करोगे तो वो 60 वाट कंज्यूम करेगा। इन दोनों को पैरेलल में लगाया आपने, इसका मतलब कि दोनों पर वोल्टेज सेम रहेगा और 220 वोल्ट पर ही यूज़ किया। मैंने रेजिस्टेंस की तरह दिखा दिया दोनों को। ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस कुछ है R1, इसका रेजिस्टेंस है कुछ R2, अभी जो भी है हमें नहीं पता। निकालना हो तो आप निकाल सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। और आपको पूछा है कि व्हाट करंट इज़ ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई लाइन, यहाँ से टोटल करंट कितना निकल रहा है। इंडिविजुअल का नहीं पूछा, सप्लाई से कितना करंट आ रहा है टोटल, वो पूछा है। तो टोटल करंट के लिए टोटल रेजिस्टेंस और टोटल वोल्टेज। अब अगर कोई रेजिस्टेंस वाले मेथड से करने बैठता है ना, तो उसको रेजिस्टेंसेस निकालने पड़ेंगे। पहले मैं आपको ये मेथड दिखा देता हूँ। तो आपने इसका रेजिस्टेंस निकाला तो R = आता है V²/P और R2 आता है ऐसे ही V²/P। जब आप पैरेलल में करोगे तो इनको रेसिप्रोकल करोगे, क्योंकि ये थोड़ी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी है, तो वो प्रोडक्ट अपॉन सम वाला इसमें नहीं चलेगा, वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसको रेसिप्रोकल करके जब आप इसमें पैरेलल में निकालोगे तो ये 60 + 100 और नीचे का एलसीएम सेम 220 आ जाएगा, विच इज़ 160/दिस मच। ठीक है, ये 1/R है, ध्यान रखना। तो R होगा इसका रेसिप्रोकल 220 × 220/160।
अब इन्होंने पूछा था करंट पूछा था, तो आई इक्वल टू वी अपॉन आर। वी है दिस मच, आर है दिस। जो नीचे वाला हमारा 160 था ना, वो ऊपर आ जाएगा इंटू ओके। तो एक 220 कट जाएगा, एक ज़ीरो कटता हुआ दिख रहा है, 4 नहीं 2 से जाएगा, 8/11 एम्पियर। ये रहा मेथड रेजिस्टेंस वाला। अब मैं एक मेथड और बताता हूँ आपको। देखो, अगर हम करंट को सीन से निकाल दें, हमारे पास पावर और मतलब रेजिस्टेंस को सीन से निकाल दें, हमारे पास पावर, वोल्टेज और करंट का ऑलरेडी एक फॉर्मूला है, P इक्वल टू VI। ठीक है, अगर दोनों पर वोल्टेज की रेटिंग सेम है, 220 वोल्ट और 220 वोल्ट पर ही यूज़ किया जा रहा है, तो आप क्या करो कि आपको करंट पूछा है तो टोटल पावर टोटल वोल्टेज सीधा सीधा ले लो ऐड करके। टोटल पावर हो गई 60 + 100 160 और वोल्टेज है 220, 160/220, 160/220 जो भी किया हमने। ऐसे भी हो सकता है, ये गलत नहीं है, ये कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है, ये प्रॉपर तरीका है, आप इसे यूज़ कर सकते हो। किसी का दरअसल क्या होता है, कुछ स्टूडेंट ना एक मेथड अपना एक्वायर कर लेते हैं कि बस अब मुझे तो रेटिंग देख के रेजिस्टेंस निकालना है, बस बाद का काम मैं बाद में देखूंगा क्या पूछा है उन्होंने, पहले तो रेटिंग देखते ही ना मैं फटाफट रेजिस्टेंस निकाल दूँगा। मैं इसे गलत नहीं कह रहा, बहुत सही तरीका है इस सेंस में कि आपको कम से कम एक मेथड की प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत अच्छी, है ना। तो ये भी अच्छा है, बजाय इधर उधर हाथ पैर मारने के कि ये शॉर्टकट लूँ कि वो लूँ, ये भी सही है। लेकिन अगर कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़े लाइक होते हैं मैच्योर और लाइक हरफनमौला टाइप के, कि वो बहुत सारे जीनियस ब्रिलियंट टाइप के, कि वो बहुत सारे मेथड माइंड में रख के जा सकते हैं एग्ज़ाम में, तो अगर जा सकते हो तो ये शॉर्टकट आप, नॉट शॉर्टकट, प्रॉपर मेथड याद रख सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 16। बहुत सिंपल है। विच यूजेस मोर एनर्जी, दिस मच वॉट टीवी जो 1 घंटे यूज़ किया हमने, या 1200 वॉट का टोस्टर जो 10 मिनट यूज़ किया हमने। एनर्जी निकालनी है, तो लाइक हीट एनर्जी, पावर वाला ले लेते हैं फॉर्मूला, पावर इनटू टाइम। ओके, तो पहला है हमारा टोस्टर था, नहीं टीवी था पहला, टीवी, ये भी टी है वो भी पूरा ले देते हैं, एच टीवी। तो पावर है उसकी 250 और 1 आवर, 250 1 आवर हो गया 60 सेकेंड्स। अब देखो ये जो कैलकुलेट होके आएगा हमारा 25 6 जा 150 जूल्स। और एक तरीका ये होता है इसका कि आप इस 250 को 1000 से डिवाइड करो और आवर्स को आवर्स में ही रहने दो, यानी किलोवाट आवर में, तो 1/4 kWh आ जाता है किलोवाट आवर। ऐसे भी आप निकाल सकते हो। फिर टोस्टर के लिए वो था हमारा 1200 वॉट और 10 मिनट, 10 मिनट हो गया 600 सेकेंड, 4 6 जा 12 6 जा 48, नहीं सॉरी 72 वॉट। और अगर इस तरह करोगे तो 1.2 1200 को अपॉन 1000 किया, और जो 10 मिनट था हमारा, उसको 60 से डिवाइड किया आवर्स बनाने के लिए, 1/6, तो 0.2 kWh। देखो 1/4 होता है 0.25 और ये है 0.20, तो टीवी ज़्यादा कंज्यूम करता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। एक इलेक्ट्रिक हीटर है, 8 ओम रेजिस्टेंस है, 15 एम्पियर की करंट उसमें जा रही है, सर्विस मेंस के साथ वो 2 आवर्स कनेक्टेड है। कैलकुलेट द रेट एट विच द हीट इज़ डेवलप्ड। देखो, रेट वर्ड का मीनिंग होता है
टाइम से डिवाइड, रेट ऑफ एनर्जी यानी एनर्जी अपॉन टाइम विच इज़ पावर। तो बेसिकली उन्होंने टाइम दिया है लेकिन कंफ्यूज करने के लिए आपको सिर्फ, तो निकालनी आपको पावर ही है और करंट के साथ रेजिस्टेंस गिवन है I²R। करंट था आपका 8 ओम का रेजिस्टर है, करंट है 15 का, तो ये हो गया आपका 15 का स्क्वायर 225 होता है, 15 एम्पियर है ना। तो 15 8 जा कर देते हैं, 15 8 जा 120 इंटू 15 1800 वॉट। क्वेश्चन नंबर था ये 17। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, वो रीजनिंग बेस्ड है, मतलब उसमें थ्योरी है। तो मैं एक बार आपको फटाफट से जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर देता हूँ उसे, आप उसको नोट डाउन कर लेना। पहला है वाई इज़ द टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप्स। इलेक्ट्रिक लैंप ही नहीं, जहाँ भी हमें लाइट और एनर्जी हीट एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, पर्टिकुलरली लाइट की, वहाँ पे टंगस्टन यूज़ किया जाता था। अब तो खैर नई नई चीज़ें आ गई हैं। तो उसका रीज़न ये था कि टंगस्टन पहला तो उसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई है। रेजिस्टिविटी हाई होने की वजह से उसमें से जब करंट पास होता है तो बहुत हीट निकलती है, जिससे वो बर्न होके जलने लगता है, दिखने लगता है, उसमें से लाइट निकलने लगती है। सेकंड कि उसका एमपी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। कोई चीज़ अगर जल्दी मेल्ट होकर टूट जाएगी तो उसका कोई यूज़ नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो ये 2 पॉइंट आपको लिखने हैं। वाई आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस सच एज ब्रेड टोस्टर वगैरह मेड ऑफ एन एलॉय रादर देन प्योर मेटल। सिंपल, एलॉय की रेजिस्टिविटी हाई होती है, हमें किसी चीज़ को गर्म करने के लिए हाई रेजिस्टिविटी चाहिए ताकि हीट एनर्जी ज़्यादा डेवलप हो करंट पास करने पर, हाई रेजिस्टिविटी। वाई इज़ द सीरीज़ अरेंजमेंट नॉट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक सर्किट। ये सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिफरेंस की तरह आप इसको समझो। पैरेलल कॉम्बिनेशन इसलिए घरों में यूज़ किया जाता है ताकि एक ब्रांच अगर फ्यूज़ हो जाए, एक ब्रांच में कोई डिफेक्ट आ जाए, तो बाकी की ब्रांचेस अपना करंट चलाती रहें। सीरीज़ में अगर एक डिवाइस ख़राब हो जाएगा तो आगे का सारा और पीछे का सारा करंट ब्लॉक हो जाएगा, फिर करंट किसी भी डिवाइस में नहीं जा पाएगा। दूसरा कि जो पैरेलल कनेक्शन होता है उसको ना थोड़ा एनर्जी एफिशिएंट भी माना जाता है। तो आप सिंपली इतना लिख दो, भी ज़्यादा डेप्थ में मत जाओ। और दूसरा वोल्टेज सबको सेम मिलता है, पैरेलल में वोल्टेज सब पे सेम आता है 220, तो सभी चीज़ें अच्छी ब्राइट जलती हैं। वाई इज़ द सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज्ड, ओके हो गया। फिर है हाउ डज़ द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर वेरी विद इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये तो भी किया था हमने डिस्कस। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और रेडियस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। देन लास्ट है वाई आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स यूजली एम्प्लॉयड विद फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। देखो सबसे बेस्ट सबसे अच्छा कंडक्टर है सिल्वर, बट वो महंगा है बहुत ज़्यादा, आजकल तो और ज़्यादा, तो उसको इसलिए हम यूज़ नहीं कर सकते, बेस्ट कंडक्टर है। लेकिन सेकंड बेस्ट कॉपर और नेक्स्ट आता है एल्यूमिनियम। ओके, तो कॉपर और सिल्वर में जो डिफरेंस है ना कंडक्टिविटी का, वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो कॉपर सेकंड बेस्ट तो है लेकिन काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा है, फर्स्ट के जैसे ही लगभग, और सिल्वर के कंपेयर में काफ़ी चीप है। सस्ता तो वैसे वो भी नहीं है, बट सिल्वर के कंपैरिजन में चीप है। और ऐसे ही एल्यूमिनियम। तो आपको ये बोलना है कि सिल्वर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर द फर्स्ट 3 इन दैट ऑर्डर गुड कंडक्टर्स or better conductors of electricity, but silver being not economic to use, we use basically copper and aluminium for electric industry. Okay, so ये था हमारा सारा इलेक्ट्रिसिटी का फंडा। होपफुली आपको ये चीज़ समझ आई होगी और अच्छा लगा होगा, तो शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।